तो दूसरा टॉपिक ये है कि क्षारक और धातुएं किस तरह से आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए वैसे तो अधिकतर जो धातुएँ हैं वो क्षारक के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ धातुएँ जो हैं वो क्षारक के साथ में अभिक्रिया करते हैं। और अगर धातुएँ क्षारक के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो फिर से वही लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएँगे। वही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से कि धातु है और क्षारक है। आपस में अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। वही चीज़ को ये जो एक लाइन है ना उसको यहाँ पर लिख कर के बताया गया है देखिए। वैसे तो धातुएं क्षारक के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अ, अम्ल और धातु के बीच में अभिक्रिया और क्षारक और धातु के बीच में अभिक्रिया में क्या अंतर पड़ा? तो इसमें अंतर यह है कि मैक्सिमम अम्ल जो है वो मैक्सिमम धातु के साथ में अभिक्रिया कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम धातुएं जो है ना वो क्षारक के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ-कुछ एक आध दो ठो जो धातुएं हैं वही क्षारक के साथ में अभिक्रिया करते हैं। यही दोनों में अंतर है अम्ल और क्षारक का धातु के साथ में अभिक्रिया में। तो ये समझ में आ गया होगा कि अधिकतर धातुएँ क्या होते हैं, क्षारक के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ धातुएँ जो है वो अगर क्षारक के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनाएँगे? लवण बनाएँगे और हाइड्रोजन गैस बनाएँगे। यही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए जिंक लिया गया है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिया गया है। दोनों को जब अभिक्रिया करवाया गया ना, तो बन गया है देखिए क्या चीज़ Na2 ZnO2 इसको कहते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। कभी-कभी एग्ज़ाम में आपको पूछता है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? Na2ZnO2 ये हुआ हम लोग का सोडियम जिंकेट और ये क्या है? एक एक तरह का लवण है। और क्या बना? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये तीर का चिन्ह क्या दिखा रहा है? तो ये जो तीर का चिन्ह है वो दिखा रहा है कि हाइड्रोजन गैस बन करके यहाँ से निकल रहा है। तीसरा में हम लोग को सीखना है कि अम्ल तथा धात्विक ऑक्साइड के बीच में अभिक्रिया। इससे पहले अभी हम लोग क्या देखें कि अम्ल जो है वो धातु के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल जो है वो धातु का ऑक्साइड के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल है और धातु का ऑक्साइड है। दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और जल। तो धातु के ऑक्साइड के बारे में एक बात बता दूं कि धातु का जो ऑक्साइड रहता है ना वो क्षारीय प्रकृति का रहता है। तो हम लोग ये पढ़े थे ना पहले ही पॉइंट में हम लोग पढ़े थे कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? लवण तथा जल बनते हैं। और उसी चलते देखिए धात्विक ऑक्साइड भले ही हम कह रहे हैं, लेकिन माइंड में क्या रहा है? क्या रहा है हम लोग का? धात्विक ऑक्साइड मतलब कि क्षारक। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल ही ना बनाएगा। तो इसीलिए ये केवल एक पॉइंट गिनने के लिए है, नहीं तो देखा जाए तो ये पहला ही पॉइंट है। तो अम्ल और धातु का ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया किया और क्या बनाया? लवण और जल बनाया। यही चीज को देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड। जब आपस में अभिक्रिया किया तो बना कॉपर क्लोराइड बन गया और उधर जल बन गया, मतलब लवण और जल बन गया। ठीक है? यहाँ नोट करके एक चीज आपको लिख लेना है जो कि एग्जाम में भी आपको पूछता है कि जो धातु का जो ऑक्साइड है ना, ये धातु का जो ऑक्साइड रहता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है? तो इसी को यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद हो सकता है आपका माइंड में आए कि क्षारक जो है वो धातु के ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं? तो इसका कारण ये है क्योंकि देखिए क्षारक है और अभी हमने क्या बताया, ये धातु का ऑक्साइड भी क्या है? क्षारक है। तो क्षारक का फिर से धातु का ऑक्साइड मतलब क्षारक के साथ में क्या अभिक्रिया पड़ेगी? मतलब क्षारक क्षारक के साथ में क्या अभिक्रिया करेगा? इसके चलते हम लोग क्षारक का धात्विक ऑक्साइड के साथ में किस तरह से अभिक्रिया होता है उसको नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है कि क्षारक जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है ना? तो अधात्विक ऑक्साइड के बारे में बता दूं कि अधात्विक ऑक्साइड का जो गुण रहता है ना वो होता है अम्लीय। एग्जाम में भी पूछता है दोनों को क्या कि धातु का ऑक्साइड का गुण कैसा होता है? तो धातु का ऑक्साइड का गुण कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। और अधातु का ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? अम्लीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो देखिए क्षारक तथा अधात्विक ऑक्साइड के बीच में अभिक्रिया। तो देखिए लिखा हुआ है इस तरह से, लेकिन मन में क्या सोचेंगे? अधात्विक ऑक्साइड मतलब क्या? अम्ल। तो बताइए क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? पहला वाला पॉइंट में हम लोग पढ़े हैं। तो क्षारक और लवण जब भी आपस में अभिक्रिया सॉरी हाँ, अम्ल और क्षारक जब भी आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण तथा जल बनेगा। वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, क्षारक है और अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड भले यहाँ लिख रहे हैं लेकिन मन में क्या है? अम्ल है।
तो क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पहले ही पॉइंट से जान रहे हैं, लवण तथा जल। ठीक है, तो क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यही चीज को देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये देखिए कार्बन क्या है मेरा, अधातु है, और ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ है मतलब ये कार्बन का ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन का ऑक्साइड है। तो ये क्षारक जो है चूना चूना बुझा हुआ चूना जो है वो अधातु का ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया किया, क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनाया मतलब कि ये क्या कहते हैं, ये जमीन से जो खोद करके चूना निकालते हैं ना, वो वाला बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और ये क्या होता है, लवण होता है, और ये जल हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये क्षारक जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है उसको हम लोग देख लिए। आपको हो सकता है फिर से मन में आ रहा होगा कि चलिए ठीक है, हम देख लिए कि क्षारक जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है, तो हम लोग अम्ल का अधात्विक ऑक्साइड के बीच में अभिक्रिया क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि अधात्विक ऑक्साइड के बारे में क्या बोले मैंने बताया अभी आप लोग को कि ये अम्ल है, तो यहाँ भी अम्ल और यहाँ भी अम्ल रहेगा, मतलब अम्ल अम्ल के साथ में कैसे अभिक्रिया करेगा, इसके चलते हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग का और एक दो टॉपिक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं इस बोर्ड को मिटाने के। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़े उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो इस तरह से है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर चूना पानी दूधिया क्यों हो जाता है। तो अगर आप चूना को पानी में फुला करके छोड़ दीजिएगा 2-3 दिन, तो आप देखिएगा कि चूना का पानी जो है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर में जो पानी रहता है वो पूरा साफ टाइप से हो जाता है। तो अगर उस साफ पानी में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालिएगा तो वो दूधिया कलर हो जाता है, ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब कहाँ से आएगा, तो जो अभी हम लोग पढ़े थे ना उसी से ये रिलेटेड है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यही वाला रिएक्शन उस पर लिखा हुआ था। तो जो चूना पानी कह रहे हैं ना, उसमें कुछ बहुत मात्रा में क्या रहता है, हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। उसमें अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो बनता क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के चलते ही क्या हो जाता है, चूना पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। यही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी कारण चूना पानी दूधिया हो जाता है। उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देना है। कभी भी केमिस्ट्री में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है उसको भी लिखना जरूरी रहता है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अम्ल का धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया, मतलब अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में अंतर क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये पार्ट सोडियम है और ये कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट है ना, क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम तो धातु है ना, है तो इसलिए धातु कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको। अब नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि क्या, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ और ये कार्बोनेट हुआ, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम क्या है, धातु है, तो इसलिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही चीज को हम लोग को पढ़ना है कि अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में किस तरह से अभिक्रिया कर रहा है। तो मेरे अंदाज से अब आपको क्लियर हो गया है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है। अब एक चीज आप लोग जान लीजिए कि धातु कार्बोनेट हो अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों का जो गुण होता है वो होता है क्षारीय। अब देखिए प्रॉब्लम खत्म कि ये भले ही यहाँ पर लिखा हुआ धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या सोचना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्षार। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, यही आप लोग को बताना है। तो याद कीजिए पहले ही पॉइंट में हम लोग पढ़े थे कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। इसमें एक चीज बस एडिशनल याद रखना है कि ये कार्बोनेट भी है, इसके चलते इसमें कार्बन भी निकलता है। तो यही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट ओब्लिक हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इसको इस तरह से पढ़ना है, धातु कार्बोनेट अथवा अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया किया और क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा, और एडिशनल में क्या बनाने वाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है कि नहीं। तो यही चीज को इस तरह से यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट अथवा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। उसके बाद इस तरह से सोडियम कार्बोनेट HCl
NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इस तरह से बना दीजिएगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl क्या बना, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस तरह से हम लोग का जो अम्ल एवं क्षारक है उसका रासायनिक गुणधर्म पूरा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है, कुछ बहुत क्वेश्चन तो मैंने लिखा भी दिया, और जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आप लोग को आने वाला स्लाइड पर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये पूरा जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।